नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के करीब 5 महीने ही बाकी है, लेकिन राज्य की राजनीति लखीमपुर खीरी कांड से गर्मा गई है। 3 अक्टूबर को किसान को रौंदने की घटना के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज कोर्ट ने पूछताछ के लिए 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। घटना के दौरान घटनास्थल पर मौजूद न होने का वो कोई सबूत अब तक पुलिस को नहीं दे पाया है। वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि किसानों को कुचलने वाली थार कौन चला रहा था और शांति से जा रहे किसानों को क्यों कुचला गया। पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, तो नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब ग्राउंड पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। और इस बीच इस मामले पर कांग्रेस आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग पर डटी हुई है। कांग्रेस ने इसी बात पर जोर देने के लिए आज देश के कई इलाकों में मौन व्रत का आयोजन किया। लखनऊ में खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं के साथ मौन धरने पर बैठी। इससे पहले रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में आयोजित एक बड़ी रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला। किसानों की हालत, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को उठाने के साथ ही प्रियंका गांधी ने साफ किया कि वो तब तक लड़ती रहेंगी जब तक अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा नहीं दिया जाता। मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, नमन कर रही थी। किसी से नहीं डरते हैं हम। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा। तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। उधर लखीमपुर की घटना के विरोध में आज महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र बंद रखा। राज्य की सत्ता में शामिल शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने इस बंद का समर्थन किया। इस दौरान कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। कांग्रेस ने मुंबई में राजभवन के बाहर भी प्रदर्शन किया और कई जगह तो जबरन बंद, तोड़फोड़ करते, डराते धमकाते भी सत्तापक्ष नजर आए, जिस पर सवाल उठे हैं। वैसे इस मसले पर विपक्ष ही नहीं, खुद बीजेपी के अंदर भी मंत्री अजय मिश्रा को लेकर अब आवाजें उठने लगी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का एक बयान भी अजय मिश्रा को लेकर एक गंभीर टिप्पणी माना जा रहा है। एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लिया और बरसते पानी में मां के आंचल में छिपने वाला वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी भी जानती है कि इस मसले पर लापरवाही भारी पड़ सकती है और यही वजह है कि आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक उत्तर प्रदेश के हालात पर हुई, विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल रहे। तो क्या लखीमपुर की घटना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तस्वीर तय करनी शुरू कर दी है? क्या विपक्ष को राज्य सरकार के खिलाफ एक सशक्त मुद्दा मिल गया है? क्या हिंसक कांड का चुनावी असर सीमित रहेगा क्योंकि मरने वाले किसान थे, ऐसे समुदाय से थे जिनका प्रतिशत राज्य में ज्यादा नहीं है? इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आपको बता दें, हमारे साथ हैं आलोक वत्स बीजेपी से, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ हैं और हमारे साथ शरद प्रधान है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आलोक वत्स, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में जो बीजेपी के प्रभारी हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? देखिए, जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जो घटनाक्रम जिस तरीके से बदल रहा है, उसमें उनका बयान बिल्कुल सटीक है। क्योंकि जो पहले हम लोगों ने सोचा था और जो अब घटनाक्रम में चीजें दिखाई पड़ रही हैं, उसमें बहुत का अंतर आ रहा है। लेकिन कानून, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी के राज में
और योगी जी के राज में कानून अपना काम करेगा, शिकंजा कसेगा, दोषी को दंडित करेगा और उस प्रक्रिया में सारी चीजें होती नजर आ रही हैं। कोई चाहे गृह मंत्री का बेटा हो या प्रधानमंत्री का बेटा हो, वो बख्शा नहीं जाएगा और ना उसको अपने पद का दुरुपयोग करने दिया जाएगा। रही बात जो उनके इस्तीफे की बार बार मांग हो रही है, तो देखिए इसमें निधि जी मैं समझता हूं कि ये अपना नैतिक स्तर क्या है उस पर भी पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन डिफर करता है। हमारे यहाँ ऐसे लोग थे जिन्होंने मिसाल पेश किया कि जब भी उन पर आंच आई तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया था। अब ये नहीं कर रहे हैं, इनकी अपनी सोच है, ये शायद मान के बैठे हैं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं क्यों जाऊं इसमें पढ़ने, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। आलोक जी, आप आज बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ये सुनकर भी ठीक लग रहा है कि अगर सत्ता पक्ष में ये भाव है। सुप्रिया, विपक्ष को एक बहुत सशक्त मुद्दा मिल गया, लेकिन स्वतंत्र मोहन देव जिस तरह से बयान देते हैं और अब आलोक वत्स को भी आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि वो सटीक बयान दे रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं मंत्री जी की, तो क्या आपको लग रहा है बीजेपी राह पर आ रही है इस मुद्दे पर? मुझे राह पर या भटके हुए तो नहीं पता है निधि जी। इस बात के 8 दिन बाद आशीष मिश्रा जी की पूरे वीआईपी तामझाम के बाद गिरफ्तारी हो पाई। अगर आपको लगता है कि पिता गृह राज्य मंत्री भारत की केंद्र सरकार में बना रह सकता है और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है, तो शायद हम सिस्टम को समझते ही नहीं है। और मैं आलोक वत्स से सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, भला हो स्वतंत्र देव सिंह जी का, जो भाजपा के अध्यक्ष, जिन्होंने बोला उत्तर प्रदेश में कि यह गलत हुआ है, भला हो इनका जो नैतिकता की बात उठा रहे हैं, अगर बाप को नैतिकता नहीं आ रही है तो वो जिस मोदी शाह सरकार में मंत्री है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नैतिकता क्यों नहीं याद आ रही? क्या उनको नहीं लगता कि जिस तरह के वीडियो और साक्ष्य सामने आए, जिस तरह से किसानों को रौंदा कुचला गया है गाजर मूली की तरह, वो गलत है और ऐसे पद पर अभी उनको बने रहने का कोई हक नहीं है जब तक जांच चल रही है? नैतिकता तो इसमें सवाल प्रधानमंत्री के उठ जाता है। मैं बार बार ये बात कह रही हूं क्योंकि हो सकता है पुत्र मोह में आके अजय मिश्रा की नैतिकता खत्म हो गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री की नैतिकता तो अपने देश के प्रति रहनी चाहिए। तुरंत बर्खास्त करिए अजय मिश्रा को, तभी विश्वास आ पाएगा कि आप न्याय के साथ किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आलोक जी, कुछ देरी नहीं हो गई क्या? जो ये बयान स्वतंत्र जी का आया, क्या उनको कहा गया ऐसा बयान दे, और आप भी जो ये बोल रहे हैं, क्या देरी नहीं हो गई है और ज्यादा खमियाजा हो रहा है इसका यूपी में? देखिए निधि जी, एकाएक किसी चीज पर रिएक्शन देना, इनोसेंट शुड नॉट बी जज गिल्टी अंटिल दे आर प्रूवन। एकाएक किसी के उंगली उठा देने से आप त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। उसके लिए समय चाहिए, तहकीकात करने के लिए, विवेचना करने के लिए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ये तो मितप्राय दलें हैं, इनको तो एक समझिए संजीवनी प्राप्त हो गई है ये लखीमपुर खीरी कांड से, लेकिन ये भूल रहे हैं भी वो शब्द ये का लोग इस्तेमाल कर किसानों दिया की बात कर रहे हैं। आपने भी ये शब्द का प्रयोग कर दिया, कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। मैं अपने शरद प्रधान जी को लेकर आना चाहूंगी। शरद जी, आज आपको सुन के क्या, मैं आ रही हूँ सुप्रिया, शरद जी का पहला कमेंट ले लेती हूँ। शरद जी, आप आलोक वत्स को सुन रहे हैं, आज हमने सुना स्वतंत्र देव जी ने क्या, जिस तरह से उनका कहना था, क्या बीजेपी में अब इस मसले पर एक अलग बयान सामने आने लगेंगे? मुझे लगता है बीजेपी इतनी कॉर्नर हो गई है कि उनको अब सडनली नैतिकता जो है अंदर से कुछ कुरेदने लगी है उन्हें, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा अनयूजुअल है कि पार्टी के स्पोक्समैन और खासतौर से सत्तारूढ़ पार्टी के स्पोक्समैन जो हैं हकीकत एक्सेप्ट करने लगे। नहीं तो जनरली ये डिनायल मोड में रहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गड़बड़ ही नहीं हुआ, जैसे शुरू में कह रहे थे सब लोग। तो अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो है ये कहते रहे कि साहब वो जब तक प्रूव नहीं होगा तो प्रूव तो वो सुप्रीम कोर्ट तक होता रहेगा, फिर तो कई साल लगेंगे केस के, तब तक वो भाई साहब बने रहे, मंत्री बने रहे, जो करे। तो ये तो, और नैतिकता का जहां तक सवाल है, निधि आपने बहुत सही कहा कि भाई नैतिकता, चलो चाहे मान लिया मंत्री में नहीं है तो प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री ने बनाया है ना मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री में तो इतनी प्रधानमंत्री नैतिकता तो उसी दिन दिख गई थी जब वो लखनऊ आए थे और यहाँ से 200 किलोमीटर पे ये इंसिडेंट हुआ था। लखीमपुर तो 150 किलोमीटर है, उससे भी काफी आगे जाकर के नेपाल बॉर्डर पे ये गांव है तिकोनिया। तो प्रधानमंत्री ने कोई जरूरत नहीं समझी इसका जिक्र भी करने की,
2 दिन बाद आए थे जो इंसिडेंट के। शरद जी, क्या आपको तो लगता है आत्ममंथन हुआ है, एक विश्लेषण हुआ है बीजेपी के अंदर, और आज जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ आला जो नेता हैं, यूपी प्रभारी हैं, तमाम लोग मिलते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद से इस तरह के भाव निकल कर आ रहे हैं, तो क्या इसका आंकलन हुआ है कि इसका नुकसान हो रहा है? नहीं, ये मेरे ख्याल ये इतना कॉन्शियस की बात नहीं है जितना कि ये डर है, डैमेज कंट्रोल की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इन्हें डर है कि इससे बहुत नुकसान हो सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, शायद ये निकाल इसलिए नहीं रहे हैं, इन्हें इनसे इस्तीफा ही लेंगे अंत में, देखिएगा अगर ऐसा रहा, क्योंकि खतरा इस बात का है, अजय मिश्रा को इसलिए लिया गया था सेंट्रल कैबिनेट में क्योंकि बीजेपी को होड़ लगी थी ब्राह्मणों को लुभाने की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कुछ ऐसा इंप्रेशन बन गया है कि वो बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर है, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स नाराज हो गए थे। तो ये लगे हुए थे खुश करने में ब्राह्मण। इससे पहले जितिन प्रसाद को लिया था कांग्रेस से, वो कांग्रेस में तो कभी ब्राह्मण नेता समझे नहीं गए, यहाँ इन लोगों ने उनको बहुत बड़ा नेता बना दिया। खैर चलिए, जो उनकी मर्जी। फिर इनको अजय मिश्रा को इंडक्ट किया ढूंढ करके कि भाई ये, नहीं तो अजय मिश्रा को किसी ने नहीं सोचा था कि अजय मिश्रा को मिनिस्ट्री में इंडक्ट किया जाएगा, और वो भी होम जैसा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो इस उद्देश्य से अगर किया गया था तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल आ रही है कि अब अगर निकालते हैं तो फिर से वही ब्राह्मण्स वाला, जो अगर उनको वू करने की बात थी, खुश करने की बात थी। राज्यों के तो मुख्यमंत्री कुछ महीनों में बदल दिए जाते हैं, ये तो एक मंत्री की बात है, तो उसको बदलने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सुप्रिया, जातीय राजनीति में ये बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए हो गई है, शायद इसीलिए तो वो कोशिश करा जा रहा होगा कि भाई इनको अपने आप ही इस्तीफा दे दें। अब नैतिकता तो भाई आजकल उम्मीद करना किसी भी पॉलिटिशियन से कि नैतिकता होगी जब कहे जाते तभी रिजाइन करते हैं, तो अभी तक लगता कहा नहीं गया। ठीक है सुप्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कांग्रेस की इस बार एक हमने बहुत सक्रिय दबाव की राजनीति देखी, और कई दिनों से हमने देखी, और आज भी हमने देखा जो मौन व्रत किया जा रहा है, और तमाम तरह की जो जानकारी आ रही है, क्या ये बनी रहेगी इस तरह की कंसिस्टेंसी? क्योंकि जो सवाल, अगर आप, एक तो ये है कि कांग्रेस का क्या दबाव काम आया जो इस तरह के अब ये विचार सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और दूसरा क्या ये कंसिस्टेंट रहेंगे कांग्रेस अपनी इस नीति में? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि 75 साल आजादी के बाद एक निरंकुश सत्ता की लोलुपता में एक आदमी को लगता है कि वो किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद देगा गाजर मूली की तरह, और सब लोग चुप रहेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। ये सभ्य समाज है, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पर किसी को ये बदगुमानी नहीं होनी चाहिए कि वो गाड़ी से रौंद देगा और बच के चला जाएगा, तो मोनू भैया जो भागने की कोशिश कर रहे थे वो पकड़ेगा, हम इसका स्वागत करते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है निधि जी, मुझे ऐसा लगता है ये राजनीति से ऊपर उठ के मुद्दा है। ऐसा कौन सोच सकता है कि देश में किसानों को कुचल कर आप बच के निकल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की विश्वसनीयता पे सवाल उठाया है। उन्होंने बोला है कि अगर आम आदमी के साथ के लड़का होता तो आप क्या करते? उन्होंने बोला है जिम्मेदारी सरकार की है। इसी सरकार के कार्यकाल में हाथरस भी हुआ था, इसी सरकार के कार्यकाल में सोनभद्र भी हुआ था, इसी सरकार के कार्यकाल में उन्नाव में इनके एमएलए ने जो गुजारी थी सेंगर जी ने, वो भी सबको पता है। तो सवाल ये, और गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड भी हुआ, वो भी सबको पता है। मेरा अपना मानना यह है कि इसमें दोषी जितना लड़का है, उनके पिता है जो उसको संरक्षण दे रहे हैं, उससे ज्यादा दोषी इसमें योगी सरकार है जिसने पकड़ने में देरी करी, और मोदी सरकार है जिसने अभी भी लोक लाज को ताक पर रखकर इनको मंत्री बनाए रखा है। सवाल उनसे है। ठीक है आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? क्योंकि अब कांग्रेस कह रही है कि आप जो गृह राज्य मंत्री इनका इस्तीफा दीजिए, दिलाइए, नहीं तो तब तक ये पूरा प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन आज आपने पुलिस के जो अधिकारी उनको सुना होगा, उपेंद्र अग्रवाल जो डीआईजी, उन्होंने कहा कि भाई जो आरोपी है आशीष, वो बात नहीं मान रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं, इवेजिव हैं, इसलिए हमने ये कस्टडी ली है। तो जो पुलिस को भी एक तरह से दबाव में लेकर आ गए, क्या इसलिए भी बहुत भद पिट गई है प्रशासन की, राज्य सरकार की? किस तरह से डैमेज कंट्रोल होगा, कैसे आप लोग पार पाएंगे इससे? देखिए, इस हर चीज को का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। ये एक अप्रत्याशित घटना थी, ये कोई सोची समझी राजनीति के तहत ये घटनाक्रम के तहत ये नहीं हुआ था। एकाएक कुछ ऐसा हादसा हुआ और इस तरीके के लोग आ गए आवेश में, लेकिन बार बार किसान रोक दिए गए, ये कह के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां पॉलिटिकल पिलग्रिमेज वर्बल जिम्नेजियम पे पूरे देश को घुमा रहे हैं पिछले 3 तारीख से। लेकिन जो वो 4 कार्यकर्ता मरे,
वो किस परिस्थिति में मरे, उनको किसने रोदा, उनको किसने मारा, इसकी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्या वो मानव नहीं थे? क्या मानवीय आधार उनके साथ नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेकिन इसकी कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि उसको करने से कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला। आलोक जी, नहीं, आलोक जी, हमारे चैनल पे हमने जो भी लोग मारे गए उन सबका जिक्र किया है। हमारे सहयोगी, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सहयोगी राजीव रंजन शुक्ल तमाम परिवारों में गए, पत्रकार दोनों तरफ से मारे गए। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कहीं भी कोई आदमी इस पर आंसू बहाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन मानव है, इंसानियत है। जो भी मरा है वो इंसानियत का तकाजा से अलग हटके मारा गया है। और किसने मारा उसको? सुप्रिया, आप जवाब देना चाहेंगी इस आरोप का? जी, मैं आ रही हूँ शरद जी, आखिर में आप ही के पास आ रही हूँ अभी। निधि जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि प्रियंका गांधी जी उन परिवारों के पास भी जाना चाहती थी, तथाकथित भाजपा के वर्कर है। सरकार ने इजाजत नहीं दी और उन परिवारों ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं प्रियंका जी से, भाजपा तक का कोई हमसे मिलने नहीं आया। क्यों नहीं इजाजत दी आप लोगों ने? आप सिर्फ पाषाण लेकर अगजनी करिए ना, कुछ प्रियंका, आपको जवाब मिल गया। आलोक जी, आपको जवाब मिल गया। शरद जी, आपसे आकलन चाहूंगी कि इस राजनीतिक संजीवनी प्रदान हुई है, जिसके तले वो अपनी पॉलिटिकल नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये नहीं होगा, घबराइए मत संजीवनी से। आलोक जी, शरद जी, ये ऐसा हिंसक मामला था और सबको इतना भयावह था कि अब तक उससे हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज इस तरह से स्वर बदले हुए हैं। इस समय आपका क्या विश्लेषण, आकलन है? अगर आपने जिस तरह से जातिगत समीकरणों की हमें बात समझाई, लेकिन आगे डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकती है बीजेपी? देखिए, ऑलरेडी डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो वत्स जी, आलोक वत्स जी जो बोल रहे हैं, ये बड़ा आज सच बोल रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो कहा कि साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है उनपे आंसू नहीं बहाया। जरा सुन लीजिए आलोक जी ध्यान से, मैं आप ही के बारे में बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा बहुत सही कहा, लेकिन ये शायद ये बेचारे नाम नहीं ले सकते हैं। ये जो बात कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया उन मरने वालों का जो बीजेपी के वर्कर्स थे, वो शायद ये प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनका कोई जिक्र नहीं किया। इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी कि चलिए आपको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, उनको आप किसान मानते ही नहीं, आतंकवादी मानते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए तो संवेदना व्यक्त कर देते। प्रधानमंत्री जी नहीं कहा। और आलोक जी ने चीज पॉइंट आउट करी है, ये खुद बेचारे नहीं बोल सकते कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। लेकिन मैं बता दूं कि ये पूरा डैमेज कंट्रोल चल रहा है और पूरा प्रयास है कि किसी तरीके से इनका जो पूरा, अभी देखिए वैसे तो बहुत सी बातें करते हैं, जब इनको लगा कि अब डिनायल नहीं हो सकता, विजुअल्स इतने क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है किस तरह रौंद दिए गए किसान। बिल्कुल, जो पूरे चीज ने दूध का दूध पानी का पानी सामने सबने देख लिया है। तो अब ये लगे हैं इसमें डैमेज कंट्रोल करने में, इसको कैसे घुमाएं। नहीं तो आपने देखा होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ा नहीं था तब तक कोई उस आशीष मिश्रा को कोई हाथ तक नहीं लगा रहा था। इनको क्या पता नहीं था वो कहाँ है। कोई अरेस्ट, बाकायदा मुख्यमंत्री ने खुलेआम कह दिया था कि कोई भी किसी के एलिगेशन पे हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, जब सबूत मिलेगा। तो भाई अब इसका मतलब तो सबूत मिल गया, उनकी बात ही, अगर सबूत मिल गया तो फिर किस बात की देरी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके पिता की है जिसने पूरा प्रयास किया उसको बचाने का। अगर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और आलोक जी ने भी बात कही कि जो नैतिक जिम्मेदारी की बात हो रही है, अगर हमारे मंत्री पद पे लोग बैठे हैं और उनको नैतिक जिम्मेदारी उन्हीं के पार्टी के नेता अगर याद दिला रहे हैं, तो अपने आप में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बीजेपी की राह इस मामले पे अब किस तरह से बदल रही है। सुप्रिया आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी आपका और शरद प्रधान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वाकई में जो ये ऐसा मामला है इस पे न्याय होते जल्द से जल्द देखना बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं प्राइम टाइम में और एक अहम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। देश में टीकाकरण के जोरदार अभियान के बीच कई कैंसर मरीज टीके से झिझक रहे हैं। एक अभियान में सामने आया है कि 80% कैंसर मरीजों ने वैक्सीन नहीं ली है। 77% में झिझक है। उनका मानना है कि टीका गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है।
लंबी सांस लीजिए। कोविड के खिलाफ जंग में टीकाकरण की रफ्तार तेज है। शुरुआत से ही कोशिश रही कि सबसे पहले शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग को टीका लगाया जाए, लेकिन कमजोर श्रेणी में आने वाले कैंसर के मरीज कोविड के टीके से झिझक रहे हैं। ये 55 साल के माउथ कैंसर के मरीज हैं और अस्पताल में भर्ती 65 साल की ये महिला भी मुंह के कैंसर से ग्रसित हैं। दोनों ने ही डर की वजह से कोविड वैक्सीन नहीं ली। कोरोना से अब तक सुरक्षित हैं और वैक्सीन को लेकर हिचकते हैं। मुझको पिछले 1 साल पहले डिटेक्ट हुआ था अक्टूबर में, और उसके बाद मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। वैक्सीन नहीं लेने का कारण यही है कि डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक ऐसी बीमारी में हूँ और उसके बाद में इसका कहीं दूसरा साइड इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने वैक्सीन को अवॉइड किया है। टाटा हॉस्पिटल भेजे, फिर वहाँ पे हम लोग ने इलाज करा, चमड़ी काटे तो तब मालूम पड़ा कि उनको दांत का कैंसर है। तो जब फिर इनको कोरोना का मतलब सुई नहीं लगी है, इसलिए कि वो डर के नहीं गए हैं, उसके लिए सुई नहीं लगा है। टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के डॉक्टरों की टीम ने 45 और उससे अधिक उम्र के 435 रोगियों के बीच सर्वेक्षण आधारित अध्ययन किया। इन रोगियों में से करीब 80% ने कोविड टीके की पहली खुराक नहीं ली थी। 15.2% रोगियों ने पहली खुराक ली थी और केवल 4.8% मरीज टीके की दोनों डोज ले चुके थे। अध्ययन में पाया गया कि 77% मरीजों में टीके को लेकर झिझक थी। 38% रोगियों में दुष्प्रभाव और कैंसर थेरेपी पर टीके के असर का डर था। वहीं 26.7% रोगियों में जानकारी की कमी थी। टाटा मेमोरियल अस्पताल ही नहीं बल्कि कई दूसरे अस्पतालों में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं ओपीडी फ्लो में और इन पेशेंट जो डिपार्टमेंट में जो पेशेंट्स आ रहे हैं कैंसर के साथ, उनमें कोविड वैक्सीनेशन की जो मात्रा है वो बहुत कम है। बहुत सारे कम पेशेंट्स हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया है। मतलब स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो हम देखेंगे अराउंड 15 to 20% पेशेंट्स ने ही कोविड के वैक्सीन के 1 या 2 डोज लिए। 2 डोज तो बहुत कम, लेकिन इवन 15 to 20% पेशेंट ने सिर्फ फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लिया हुआ है। जिन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं ली है, ऐसे कैंसर मरीजों में कोविड की सीवियरिटी काफी ज्यादा होती है और हमने हमारे यहाँ और इंटरनेशनली भी ये देखा गया है कि 25 to 30% मोर्टेलिटी होती है, मौत की संख्या होती है जिन कोविड पेशेंट्स को कैंसर होता है और जो एक्टिव ट्रीटमेंट में है। एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि कैंसर के मरीज जो कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी करवा रहे हैं वो कोविड का टीका ले सकते हैं। टीका कैंसर के उपचार में बाधा या फिर कोई भी गलत असर नहीं डालता। कैंसर के मरीज कमजोर श्रेणी में आते हैं और इसलिए उनके लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।